चले बैठे, जल्दी बैठे। अच्छा जी, हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम HTML स्टार्ट करें, हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आप लोग क्या चीज़ स्टार्ट करें। और इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने करना है ताकि आप लोगों में से अगर कोई आगे खुद से फ्रीलांसिंग करना चाहे तो उसको इशू ना हो, वो इसको एज अ कैरियर बना सके, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब आप वेब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आपने नाम सुना होगा कि भाई फ्रंट एंड क्या होता है। नाम सुने फ्रंट एंड डेवलपर। एक होता है हमारे पास बैक एंड डेवलपर और एक होता है हमारे पास फुल स्टैक, ठीक है। इनको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट काम कैसे करता है। हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारी मशीन्स कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और हर मशीन जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ बेस्ड ऑन देयर IP है। हर एक की एक यूनिक IP है। वो IP उस सिस्टम की है, वो किसी और की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे लेट सपोज अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ics.com ख़रीदता हूँ डोमेन। जब मैं ये डोमेन लूँगा तो इस डोमेन के साथ एक सर्वर होता है जिसके अंदर इसका नाम आ जाएगा ICS। ये मैं आसान करके समझा रहा हूँ। और इसको एक यूनिक IP मिल जाएगी नेटवर्क पे, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है DNS सर्वर। क्या कहलाता है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट घर में ब्राउज़र ओपन करता है और यहाँ पे लिखते हैं ics.com। यहाँ पे इससे कोई IP नहीं दी, तो मेरी रिक्वेस्ट आती है DNS सर्वर के पास और वो कहता है कि भाई आपकी IP लेट सपोज ये कोई IP थी, ये IP है। तो इसको पता चल जाता है कि ये इस IP को मैंने सर्च करना है और ये IP सिर्फ इस सिस्टम की हो सकती है और किसी सिस्टम की नहीं हो सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे आती है इसके पास और तब जाके मैं इसको एक्सेस करता हूँ। यहाँ तक समझ आई? अच्छा, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। इस सिस्टम में हो सकते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस काम कर रही हों। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपका एक दोस्त है और वो आपको कहता है कि मैं पेशावर में रहता हूँ, ठीक है। ये पेशावर पूरा एक मैप है इसका। आप बस लेते हैं, बस लेके आप पेशावर में अड्डे पे उतरते हैं। अब आप उसके घर कैसे जाएंगे? ये पेशावर हो गया, ये इस्लामाबाद हो गया, ये हमारे पास लेट सपोज लाहौर हो गया। आप जब बस में बैठे हैं तो आपने बस वाले को स्पेशली कहा कि मैंने पेशावर वाली बस में जाना है। ये इस शहर के को आप समझे, ये हमारे पास इसमें एज IP काम कर रही है। अब इस शहर के अंदर आके हमारे पास गुलबहार है, कैंट है, सदर है, यूनिवर्सिटी रोड है, रेगी लनमा है, ये मुख्तलिफ जगह हैं। इधर किसके पास मैंने जाना है? इसका मतलब ये है कि पहले एड्रेस के बाद मुझे एक और एड्रेस चाहिए। इसी तरह जब आप PC पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है? आपके पास कंप्यूटर में एक वक्त में हो सकता है ब्राउज़र भी खुला हो सकता है स्पॉटिफाई ऑन हो, इस तरह मुख्तलिफ एप्लीकेशंस काम कर रही हैं। आपकी लेट सपोज IP है 192, जो कोई भी IP हम एज्यूम कर लेते हैं। इंटरनेट से अब आपके पास घर में 2-3 बहन भाई और भी लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं अपने, या आपके घर के राउटर पे जिस वक्त इंटरनेट के पैकेट्स आते हैं तो वो इसके पास भी जा रहे हैं, इसके पास भी आ रहे हैं और वो आपके पास भी आ रहे हैं। हर वो पैकेट जिसके अंदर ये वाली IP होगी वो आपके सिस्टम में आएगा। लेकिन सिस्टम में आने के बाद उसने ब्राउज़र में जाना है, उसने स्पॉटिफाई के पास जाना है, उसने स्काइप के पास जाना है, किसके पास जाना है? उसके लिए इस एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट। हर सॉफ्टवेयर का अपना पोर्ट होता है, इसका अपना पोर्ट नंबर होगा, इसका अपना पोर्ट नंबर होगा। जैसे आपने ब्राउज़र खोला, लेट सपोज एज्यूम करते हैं कि ब्राउज़र के अंदर पोर्ट नंबर
2 3 चलिए 4 टाइम्स 2, ये हमारे पास पोर्ट आ गया। जब भी आपका सिस्टम यहाँ से पैकेट्स भेजता है तो कहते हैं मैं इस आईपी से बात कर रहा हूँ और मेरा ब्राउज़र से जो डेटा जा रहा है ये इस पोर्ट नंबर से जा रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप लोगों को मुझे नहीं पता आप लोगों का आजकल क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जब पहले ख़त लिखते थे तो ये आपके लेटर का फ्रंट होता था, ये इसकी बैक साइड होती थी, ठीक है। अच्छा, तो ख़त में हम ये करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराची किसी को ख़त लिख रहा हूँ, या चले मैं HEC वालों को ख़त लिख रहा हूँ, तो मैं फ्रंट पे यहाँ पे लिखता था कि टू HEC H9 है मेरे ख्याल से इस्लामाबाद, लेकिन बैक में यहाँ पे मैं लिखता था फ्रॉम और अपना नाम अपना एड्रेस, ताकि ये बंदा जब ख़त मेरा पढ़ ले और मुझे रिप्लाई करे तो इसको पता हो कि मैंने इस एड्रेस पे रिप्लाई करना है। इसी तरह आपके कंप्यूटर से जो पैकेट निकलता है तो उसमें 2-4 चीज़ें होती हैं। मसलन वो कहते हैं कि मेरे पास मैंने किस डेस्टिनेशन पे जाना है, उसकी आईपी होती है, उस डेस्टिनेशन की पोर्ट होती है, उसके बाद साथ ये बताते हैं कि मैं किस आईपी से ये पैकेट भेज रहा हूँ और मैं जो एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ इसकी पोर्ट कौन सी है। तो ये जब यहाँ पे हम आपके सर्वर के पास ये डेटा पहुँचता है तो यहाँ से ये देख लेते हैं अच्छा ये इस आईपी से और इस पोर्ट से मेरे पास आए, तो रिप्लाई करते वक्त इसके पास आपका आईपी और आपका पोर्ट नंबर होता है, इसीलिए वो पैकेट आपके कंप्यूटर तक पहुँच जाता है। कन्फ्यूजन? हाथ खड़ा करें किसी को कन्फ्यूजन है तो। सबको क्लियर है? आप लोग आगे चलें। अच्छा, अब ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो पोर्ट नंबर्स हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पहली 1000 आप समझे 1024 पोर्ट्स जो हैं ये वेल नोन एप्लीकेशंस की होती हैं। मसलन जिस सिस्टम में भी वेब सर्वर होता है तो यूजुअली वेब सर्वर पोर्ट नंबर 80 पे होता है। किस पे होता है? जब आप अपने ब्राउज़र में यहाँ पे किसी साइट का नाम लिखते हैं, मसलन आप कहते हैं xyz.com, तो चूंकि ब्राउज़र ने इस सिस्टम के वेब सर्वर पे जाना होता है। अभी हम बात करते हैं वेब सर्वर क्या होता है। तो वेब सर्वर का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है? तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको पता होता है कि चूंकि मैं ब्राउज़र हूँ, मैंने वेब सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो यूज़र को पोर्ट ना लिखनी पड़े। अदरवाइज़ आपको साथ इधर 2 कॉलन दे के लिखना होता है 80। क्या लिखना होता है? मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नेट अगर कनेक्ट है। अच्छा, ये मेरे पास एक वेब सर्वर क्या होता है, चलें वेब सर्वर भी देख लेते हैं। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जिस कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल कर लिया तो उस कंप्यूटर में एक कैपेबिलिटी होती है कि और कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट लेके उनको कोई रिस्पांस दे सके। क्या कर सके? रिक्वेस्ट लेके रिस्पांस दे सके। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक वेब सर्वर यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरे सिस्टम में एक वेब सर्वर इंस्टॉल है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अपाची एक वेब सर्वर है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट हो गया और ये बता देगा ये किस नंबर की पोर्ट पे काम कर रहे हैं। 80 और 443 2 पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। 443 को हम बाद में कभी देखेंगे, वो HTTPS के लिए होता है। अब अगर मेरे इस सर्वर को किसी ने एक्सेस करना है तो वो क्या लिखेगा? अपने ब्राउज़र पे जाएगा, 192 डॉट, मैं आप बताता हूँ मेरे सिस्टम को, मैं अपने सिस्टम को एक्सेस करूँगा तो 127.0.0.1 ये मैं लिखूँगा। तो मेरे पास मेरे सिस्टम ने क्या किया है? अपने आप को पोर्ट नंबर 80 पे कांटेक्ट किया है। दूसरे अल्फाज में इसको आम तौर पे अगर हम लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे: कोलन पोर्ट नंबर 80।
अगर मैंने अपने वेब सर्वर की पोर्ट चेंज कर ली तो यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा यूज़र को, ठीक है। तो मैंने पोर्ट नंबर 80 पे दोबारा इसी को एक्सेस किया। इसी तरह अगर आप देखें मेरे पास डेटाबेस जो है MySQL, उसकी सर्विस जब मैं रन करता हूँ तो उसका अपना पोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा 3306, ठीक है। ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा इनके फ़वाइद, इनको किस तरह से यूज़ करना होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि वेब सर्वर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो जिस सिस्टम पे आपने लगा दिया वो वेब सर्वर है। अब अगर हम लोग एक नेटवर्क पे कनेक्टेड हों और आपने मेरे सिस्टम की IP दी जो एग्जैक्ट IP है, तो आपको भी ये चीज़ नज़र आएगी क्योंकि मेरा सिस्टम एज अ वेब सर्वर अब काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो यूफोन के साथ कनेक्टेड हूँ, अगर यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के साथ हम कनेक्टेड हो एक नेटवर्क के थ्रू, पहले इस लैब में जब हमारे पास एक नेटवर्क हुआ करता था तो मैं एक सिस्टम में इंस्टॉल करता था, बाकी सब सिस्टम से स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सकते थे। अब वेब सर्वर का काम क्या होता है? वेब सर्वर का काम क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट बना के वेब सर्वर पे रख देते हैं, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट बना के वेब सर्वर पे रखते हैं और हमारा यूज़र जो है जब हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करता है तो उसको पेजेस सामने नज़र आने लगते हैं। ये बेसिक नंबर 1 है जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। तो ये वर्किंग ऑफ इंटरनेट था कि आपका वेब पेज वगैरह कैसे काम कर रहा है। अब हम ज़रा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं कि एक ब्राउज़र जब काम करता है और एक कंप्यूटर है सर्वर जिसके अंदर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। कौन सा? वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इसके अंदर मैंने एक वेबसाइट रखी हुई है, लेट्स सपोज, उसके पेजेस पढ़े हैं यहाँ पे। ये पेजेस किस चीज़ में लिखे हैं? ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में लिखे हैं, लेकिन इसमें मेन बेसिक चीज़ है HTML। तो मैं ब्राउज़र में IP देता हूँ इस सिस्टम की, इसकी मैंने यहाँ पे IP दी, एड्रेस दिया, तो ये जो डेटा यहाँ पे ये कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो रहा है, इसमें हम कहते हैं हमारा ब्राउज़र क्या भेज रहा है? हमारा ब्राउज़र भेज रहा है रिक्वेस्ट। ये टेक्निकल वर्ड है। आप कोई भी वेब की टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, ब्राउज़र से जो डेटा जा रहा होता है कुछ मांगने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। और सर्वर क्या करता है, इसमें इसको जोन सा पेज चाहिए वो वाला पेज उठाता है और इसको भेज देता है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये HTML का कोड आता है और ब्राउज़र के अंदर लोड हो जाता है और फिर वो ब्राउज़र उसको क्या करता है, उस बेसिकली HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कह लें, स्क्रिप्ट कह लें, टैग्स कह दें, जो कि आपके कंटेंट ने आपके ब्राउज़र पे कैसे नज़र आना है वो आपके लिए डिसाइड करके देती है, ठीक है। तो आपके पास लेट सपोज यहाँ पे पिक्चर आ गई, यहाँ पे हेडिंग आ गई, यहाँ पे पैराग्राफ आ गए, यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक आ गए और ये आपके पास पेज लोड हो गया। फिर जब आप यहाँ पे किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता है और वो दूसरा पेज आ जाता है और वो आपके पास, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब ये जो पहला पेज भी जो है जो आके यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो फ्रंट नज़र आने वाला काम होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कि भाई एक यूज़र को नज़र क्या आए। लेकिन अब लेट सपोज यहाँ पे रोल नंबर की जगह है और आपने कहा मुझे रिज़ल्ट फाइंड करके दो, बटन क्लिक किया या आपने अपना रोल नंबर दिया, ये आया यहाँ पे। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो मे भी यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस हो जिसमें स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट पड़े हो और ये वहाँ से वो रोल नंबर निकाल के उसका रिज़ल्ट भेजे। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ वर्क चल रहा है, इस वर्क को हम कहते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। जो बैक एंड डेवलपर होता है वो ये बैक साइड पे सारा काम कर रहा होता है, जो पीछे बैक एंड आपकी बिजनेस लॉजिक होती है वो चला रहा होता है। और फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो इन दोनों पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग फ्रंट एंड के लिए करेंगे काम, आज स्टार्ट करेंगे HTML में, फिर हमने अगले हफ्ते देखना है CSS, उसके बाद हमने देखना है जावास्क्रिप्ट और मिड टर्म के बाद हम बैक एंड का काम करेंगे किसमें। इन तीन चारों चीज़ों को जब आप कंबाइन कर लेते हैं
तो आप फुल स्टैक डेवलपर हो जाते हैं PHP के। अगर आप जावास्क्रिप्ट को ज़रा सा एडवांस कर लें, रिएक्ट वगैरह में काम कर लें, नोड वगैरह में काम कर लें, तो आप जावास्क्रिप्ट के फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। अगर आप पाइथन में काम कर रहे हैं और बैक एंड में आप इन तीन की कम्बिनेशन के साथ PHP की जगह पाइथन में काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं Django। फिर आप Django के फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं अगर फ्रंट और बैक कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तीन चीज़ें हर केस में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? अच्छा, अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने थोड़ा सा इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जो कि क्योंकि इसके बाद हम थ्योरी एज सच पढ़ेंगे नहीं, या चले उसको हम फिर PHP के साथ स्टार्ट करेंगे, टायर एप्लीकेशंस, ठीक है। अभी हम देखते हैं HTML। अच्छा, HTML को हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप का मतलब ये है कि ये आपके डेटा को स्ट्रक्चर देता है स्क्रीन पे कैसे नज़र आए, क्लियर है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये इस तरह से होता है कि इसके अंदर आपके पास टैग्स होते हैं, ठीक है। मसलन आपके पास हर टैग जो ओपन होता है उसको क्लोज करना ज़रूरी होता है कि यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आपका जो पेज यहाँ पे चल रहा है, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, उसको आपने ख़त्म करना होता है यहाँ पे। अच्छा, अब कुछ एटिकेट्स होते हैं कोड लिखने के, चाहे वो HTML में आप काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ में, और उन एटिकेट्स को फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपका कोड इस तरह, जो मैंने अभी दिखाया था स्क्रीन पे, इस तरह बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको अपने किसी सेक्शन में जाना आपके लिए आसान हो जाता है, आपके लिए चीज़ ऑर्गेनाइज नज़र आती है, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपका कोड हमेशा बड़ा क्लीन कोड नज़र आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जब आप उसको फॉलो ना करें, आप लोगों ने C वगैरह में देखा होगा, आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें तो फिर कभी ब्रैकेट्स का इशू आ रहा होता है, और वो मल्टीपल ब्रैकेट्स जब आ जाती हैं तो फिर क्लोजिंग और ओपनिंग का बड़ा इशू होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटेशन यूज़ करते हैं। सारा मेरा पेज HTML से शुरू होता है, HTML में ख़त्म होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पोर्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हेड। अब आप देखिए, ये इसको मैंने आगे करके लिखा है और इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे स्लैश। इसके अंदर हम यूजुअली क्या करते हैं, वो लाइब्रेरीज, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज या CSS वगैरह, इनको हम इंक्लूड करते हैं, या हमने जो मेटा टैग्स वगैरह देने होते हैं वो भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यूजुअली जो प्रैक्टिस चलती है वो है टाइटल की, TITLE, टाइटल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज टेस्ट, तो ये आपके पास जो ब्राउज़र में ऊपर ये वाला पोर्शन है ना, टाइटल बार, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके HTML पेज का। एनी कंफ्यूजन्स? मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो। पहले मैं यूज़ करता था ड्रीम व्यूवर, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैं ड्रीम व्यूवर यूज़ करता हूँ। आप लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं। कोई एटम यूज़ करता है, कोई नोटपैड ++ यूज़ करता है, एज लॉन्ग एज आप उसमें काम आराम से कर सकें। लेकिन एटम अच्छा है और विजुअल स्टूडियो अच्छा है। अच्छा, इधर मैं ऐसे करता हूँ, आपको बताता हूँ कि काम कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना कोड ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास हार्ड डिस्क में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं काम करता हूँ उसके लिए मैंने अपना एक फोल्डर बनाया होता है ताकि मेरा कोड ऑर्गेनाइज हो, ठीक है।
तो अब आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कह दूँगा एक फ़ोल्डर बना दूँगा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ जो आज का हमारा लेक्चर है, इसको हम कह देंगे लेक्चर 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर मैं अपना कोड डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको विजुअल स्टूडियो का तरीका बता देता हूँ। विजुअल स्टूडियो आप ओपन करते हैं तो इसमें आप आके कह देते हैं कि मुझे ये फ़ोल्डर ओपन कर दो। कौन सा फ़ोल्डर? जो मैंने अभी बनाया है। ये फ़ोल्डर मेरे पास मेरी हार्ड डिस्क में यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेक्चर 1 का यहाँ पे फ़ोल्डर अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इधर मैं यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ पेज 1.html। इंटर कर दिया, HTML का पेज आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है ऊपर? हाँ, इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ, तो ये कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर देते हैं। ठीक है, वो आपके लिए एंड खुद बना के दे रहे हैं, ठीक है। टाइटल आप देखें खुद ही बना रहे हैं। इधर मैं कह देता हूँ टेस्ट पेज, और उसके बाद आ गई हमारे पास बॉडी, और इसके अंदर मैं बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बॉडी में कुछ लिखना चाहूँ, नज़र आ रहा है पीछे लड़कों को? नहीं नज़र आ रहा? एक सेकेंड, अब ठीक है, अब नज़र आ रहा है सबको, आप लोगों को? अच्छा, हाँ, अच्छा। अब यहाँ पे मैं पहली चीज़ हम बताते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? तो मैं लिखता हूँ H1 और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज लेक्चर। ये सबसे बड़े साइज़ की होगी हेडिंग। इसके बाद मैं हेडिंग्स को जितना छोटा करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सेकंड नंबर की हेडिंग मेरे पास हो तो वो H2 के हिसाब से होगी। थर्ड नंबर को मैं कह देता हूँ H3 एंड अप टिल ये H6 जाती हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पेज को ब्राउज़र में देखता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास 3 हेडिंग्स आ गई। अगर मैं इसके अंदर और टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ये मैं हेडिंग्स की समझ आ गई। इन हेडिंग्स को हटाता हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लिखेंगे पी के अंदर आप लिख देते हैं लेट्स सपोज इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। यूजुअली हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास पूरा पैराग्राफ तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन चला जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा LOREM और नीचे आ गया एप्सम, लोरेम एप्सम। ये रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाते हैं मेरे पास। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये वेब डेवलपर्स अमूमन इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहे होते हैं। इधर से मैं पैराग्राफ उठाता हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए, वैसे मैं कहता हूँ मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, मैंने पैराग्राफ यहाँ से उठा लिया नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। वरना ये आपको जनरेट करके देते हैं। यहाँ पे आप जनरेट करें ना कि मुझे पैराग्राफ जनरेट करो, आपको जनरेट कर देगा। तो मैंने पैराग्राफ उठाया, यहाँ कॉपी किया और इन 2 पीस के दरमियान में, देखिए 2 पीस जो हैं इन पैराग्राफ के बीच मैंने इसको सेव। जब मैं अब रिफ़्रेश करूँगा अपने पेज को, अब देखिए पूरा पैराग्राफ आ गया।
इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं दूसरा पैराग्राफ बनाता हूँ इसी को। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, तीसरा पैराग्राफ हो गया। तो आप गौर से देखें, इंडिपेंडेंटली उसने 3 पैराग्राफ बना लिए। क्लियर है? अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि HTML का टैग स्टार्ट होता है और स्लैश के साथ टैग एंड होता है। हमारे पास एक टैग के अंदर फर्दर टैग हो सकता है, जैसे हेड में टाइटल था हमारे पास। ये हमारे पास इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। आमतौर पे मेरे ख्याल से अगर इसमें एक ऑप्शन होती है, वो अगर हो, ये देखें मैंने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क किया। ये यूट्यूब पे देख लें, इसमें एक सेटिंग होती है, शायद उसके साथ होता है, मुझे अभी भूला हुआ है। टैब का बटन मैं दबाता हूँ तो ये मेरे लिए HTML का बॉयलर प्लेट बना देता है। उसके बाद मैं इसके अंदर बैठ के कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। टाइटल मैंने चेंज कर दिया, वही पेज मेरा दोबारा से बन गया, टेस्ट पेज। और इसके अंदर मैंने हेडिंग डाली थी H1 और लेक्चर 0। देखिए वही पेज अब 2 पैराग्राफ के साथ हो गया। तो ये शॉर्टकट्स बड़ा फ़ायदा देते हैं, कोड आपका जल्दी होने लगता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वही बॉयलर प्लेट जो इसने बना के दी है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट कहते हैं यार ये क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक टाइप HTML ये बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ये HTML टाइप का, और ये HTML5 जो अभी लेटेस्ट चल रही है ये उस स्टैंडर्ड को शो कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब आपका सर्च इंजन आपको सर्च कर रहा होता है तो ये डेटा वहाँ से उठाया जाता है। ठीक है, ताकि आपको अच्छी सर्च मिलती है। इनको हम बोलते हैं मेटा डेटा। हम इसमें फुल मेटा डेटा नहीं इंक्लूड कर रहे, लेकिन आप देखिए इसमें इसने बता दिया मेटा कैरेक्टर सेट की। इसके अंदर देखिए हेड के अंदर इसने ये इंफॉर्मेशन रखी है। ये मेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनके ये नाम है, लेकिन हर स्टूडेंट के पास एक कार्ड है जिसमें फर्दर उसकी डिटेल है कि इसका नेम, फादर नेम, क्लास, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो उसकी फर्दर मेटा इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना? तो इस पेज की वो इंफॉर्मेशन जब आपका जो सर्च इंजन होता है, जब वो सर्चिंग कर रहा होता है और वो आके आपके पेजेस को स्कैन करता है, तो वो इन मेटा इंफॉर्मेशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, ये उसको रैंकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो चीज़ लिखे है मेटा व्यू पोर्ट, ये हम लोग आगे देखेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं। मसलन आप कहते हैं कि मेरी व्यू पोर्ट फुल स्क्रीन है, या वो मेरा व्यू पोर्ट अगर मिसाल के तौर पे एक ख़ास लेंथ तक जब चला जाए मोबाइल का, तो फिर इसकी लुक्स इस तरह से हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये व्यू पोर्ट्स बेसिकली इसके लिए डिफ़ाइन होती हैं। व्यू पोर्ट पीस किस चीज़ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, तो इस वक्त वो कह रहा है कि भाई जो मेरी डिवाइस है, मेरा लैपटॉप की स्क्रीन है, एग्जैक्टली उसकी वही विड्थ होनी चाहिए, और इनिशियली ना वो जूम हो ना वो कम हो। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं जूम करके, फ़र्क पड़ते हैं नहीं। 2 टाइम मैं स्केल करता हूँ, इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। ये हम हेडिंग्स देख चुके हैं, पैराग्राफ देख चुके हैं। ठीक है, इस कोड को आप लोग वीडियो में शायद आपको नज़र आ जाए। ये वही लॉरेम एप्स में 2 पैराग्राफ्स हैं, 2 पी के बीच में उसने डेटा लिखा है। अब देखें, पी और पी के बीच में डेटा लिखा है। अच्छा, अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। हमने अभी तक पैराग्राफ लिख लिया और हमने
हेडिंग्स देख ली। अब अगर मुझे लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट मैं कैसे बनाऊंगा? मेरे पास दो किस्म की लिस्टें होती हैं। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, चलें कोड में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब लिस्ट देता हूँ नए पैराग्राफ में, और लिस्ट मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं हेडिंग देता हूँ H2 की, उसमें कहता हूँ फॉलोइंग कोर्सेज आर ऑफर्ड इन BSIT प्रोग्राम। अब मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब ये कि उसके साथ नंबर्स हो, अनऑर्डर्ड का मतलब है उसके साथ बुलेट्स हो। तो मैं पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है। उसके अंदर हर आइटम को हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। क्या बोलते हैं? लिस्ट आइटम। देखिए अच्छी आईडी का फ़ायदा ये कि मैं लिस्ट आइटम लिखता हूँ, उसका एंड ये मुझे खुद बना के देता है, तो मेरी टाइपिंग कम हो रही है, ठीक है। मैं कहता हूँ C++ हो गई, LI सॉरी मैं कह देता हूँ इसके अंदर मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है। वो आते हैं यहाँ पे देखते हैं, अब देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसी तरह अगर मैं इसको OL कर दूँ तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। अब उनके साथ क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए बुलेट्स की जगह क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है हम CSS के थ्रू करें तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास, अच्छा फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है। मसलन मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट के अंदर जो लिस्ट है इसको मैंने इस तरह कर दिया, इसका LI यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसको मैं कह देता हूँ H3, कि ये वेब डेवलपमेंट H3 में नज़र आए। अब देखिए मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट डालता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहा हूँ लेट्स सपोज, और फिर मैं कहता हूँ इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे HTML, इसके अंदर हम पढ़ेंगे CSS, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट। अब आप देखें नीचे लिख रखूँ वेब डेवलपमेंट के अंदर फर्दर, वेब डेवलपमेंट के अंदर फर्दर वो आ गया, लिस्ट के अंदर फर्दर एक लिस्ट आ गई। ये लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट डालनी मैंने। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, HTML के अंदर फिर अंदर फर्दर ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोग ये मोज़िला वालों का HTML का एट्रीब्यूट्स का रेफरेंस है, W3 स्कूल के ऊपर आपके पास डिटेल्स हैं। ये याद रहे कि ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी कोडर के लिए कि वो जितनी भी एक लैंग्वेज के अंदर फीचर्स हैं वो सारे के सारे उसको याद हों, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में जाके सर्च कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें HTML में बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए, लेकिन मुझे अगर कभी यूज़ करने की ज़रूरत आती है तो मुझे जाके सीखना तो चाहिए ना। उधर डॉक्यूमेंटेशन में मैं देखूंगा कि कैसे चलता है। आपने एक फ्रिज लिया घर में और आपको उसके अंदर कोई मसला आ रहा है तो आप उसका मैनुअल खोलते हैं ना, इसी तरह प्रोग्रामर को भी ये देखना होता है। अब आप HTML5 कर रहे हैं, लेट सपोज कल को इसका कोई वेरिएंट आ जाता है नया, तो आप क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन लेंगे 10 साल बाद और दोबारा से उसको सीखेंगे? नहीं, आप लोग उसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे, उसको उस पर काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर होता इसी तरह, जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो आपको ऐसी टास्क मिलती है जो आपने पहले नहीं की होती, उसके लिए आपको इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन में जाना होता है, और डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप समझते हैं, और द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है। मैं पर्सनली जावा में काम करता हूँ तो मैं हमेशा जावा के डॉक्स जाके देखता हूँ
और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका नॉलेज इतना मेच्योर हो जाता है कि आप फिर उसको समझना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि आपके पास HTML एट्रीब्यूट्स के रेफरेंसेस होंगे। एट्रीब्यूट हमने असल में स्टार्ट करना है कि एट्रीब्यूट होता क्या है। एक टैग जो होता है उसके अंदर फर्दर डिटेल्स जब हम देते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? बास टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज का अगर टैग है तो इमेज के टैग में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि इमेज कहाँ पड़ी है, हार्ड डिस्क में या इंटरनेट पे। और अगर इमेज लोड नहीं हुई तो इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये दो चीज़ें हम अभी देखते हैं, इमेजेस और लिंक्स को। अब मैं अपने इस पेज के अंदर इमेज डालना चाहता हूँ, तो मैं इमेज को स्टार्ट में डालता हूँ, ठीक है, टॉप पे। तो मैं कोई भी पिक्चर ढूंढता हूँ नेट पे HTML से रिलेटेड, और इमेज चाहता हूँ, और लेट सपोज मैं ये HTML5 की इमेज लेता हूँ कि मेरे पे, या ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं, सेव इमेज एज, ये JPEG के नाम पे डाउनलोड होगी। अब मैंने इसको डाउनलोड कहाँ करना है? जहाँ पे मेरा वेब पेज है मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, लेक्चर 1 में जाऊँगा। अब चूँकि मैं यहाँ पे वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना होगा। किस चीज़ का? ये तरीका आपको आना चाहिए, इमेजेस का। किसका? इमेजेस का फ़ोल्डर। इस इमेजेस के फ़ोल्डर में मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट सपोज main.jpg। क्या नाम दे रहा हूँ? मेन या picture1 कह देता हूँ। चलें, picture1.jpg। अब आप मेरी हार्ड डिस्क में देखें, ये HTML का पेज है और इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है। अब मेरा कोड तो इस फोल्डर से काम कर रहा है ना। जब मैं यहाँ पे इमेज ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पे बताना होगा, लेट सपोज मैं टॉप पे, सबसे टॉप पे लेक्चर 01 के बाद पैराग्राफ से पहले पिक्चर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा IMG। और इमेज टैग के लिए क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये इसका क्लोजिंग टैग इटसेल्फ ये होता है। मसलन आपने इस तरह करके इसको क्लोज कर दिया, लेकिन ये इमेज है क्या? आपको लिखना होता है सोर्स, कि इसका सोर्स कहाँ है। डॉट का मतलब है कि जिस जगह पे ये वेब पेज पड़ा है, इसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस का आ गया ऑटोमेटिकली, और उस इमेजेस के फोल्डर में क्या पड़ा है? picture1.jpg, ठीक है। और ये मैंने एक एट्रीब्यूट दिया। एक एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट का। मैं कह दूं कि पिक्चर विद HTML, ये कुछ करता नहीं है ऑल्ट, लेकिन आजकल जो दौर आ रहा है वो ये है कि हमारे पास जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो देख नहीं सकते, और वो वेब पेज खोलते हैं तो पिक्चर नहीं देख सकते, तो उनके पास जो डिवाइस होती है जिसमें आवाज़ आ रही होती है, वो कह देते हैं, मसलन वो कहते हैं टॉप पे क्या हेडिंग आ गई, सेकंड तो कहेगा पिक्चर ऑफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो रीड करके देगा। तो ये ऑल्ट हम इसलिए लिखते हैं। इसके अलावा हम विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं कि पिक्चर बड़ी हो छोटी हो, लेकिन वो यूजुअली अब नई प्रैक्टिस ये है कि वो CSS के थ्रू करें। तो हम अपने पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारा पेज अब कैसे हो गया है। इसको हमने रिफ़्रेश किया और ऊपर HTML का लिंक है। अब इस पेज को इधर करना है, इधर करना है, इसके साथ टेक्स्ट ऊपर आ जाए, वो हम उसमें करेंगे, CSS के साथ करेंगे, ठीक है। तो मेरा पेज अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ शक्ल पकड़ रहा है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे नीचे लिंक देता हूँ। अच्छा, इसकी विड्थ हाइट मैं ज़्यादा कम कर सकता हूँ। इसी के अंदर आके मैं अगर कहूँ विड्थ इसकी लेट सपोज 500 पिक्सल है, तो इसकी विड्थ चेंज होनी चाहिए यहाँ पे मेरे पास। लेकिन यूजुअली हम यहाँ पे नहीं करते, हम इसको CSS में करते हैं ताकि डिवाइस जब चेंज हो रही हो तो उसके साथ ये चेंज हो। और बाज़ वक़्त ये होता है, पहले वक्तों में जब लोग पेज बनाते थे तो विड्थ बढ़ा देते थे तो वो स्ट्रेच हो जाता था, उसकी लुक ख़राब हो जाती है सारी। अपनी ओरिजिनल हालत में इसको रखते हैं। सबसे एंड में हम कहते हैं कि हमारे पास कोई लिंक देता हूँ मैं। लिंक के लिए हम टैग लेते हैं, एंकर का टैग। किसका टैग? एंकर पता है क्या होता है? एंकर होता ही है कि जब आपका शिप पानी में जा रहा होता है, ठीक है,
जब आपने इसको रोकना होता है कहीं पे, तो आप इसके अंदर एक चेन होती है, उससे एक इस तरह की चीज़ आती है, बहुत भारी सा लोहा, और वो आके इस मिट्टी में फंस जाता है। इसको हम कहते हैं इसने इसको एंकर कर दिया। तो मैं अगर अपने वेब पेज को किसी और पेज के साथ लिंक करना चाहता हूँ तो मैं इसको एंकर बना देता हूँ कि ये इसके साथ एंकर हो जाए, ताकि यहाँ पे जो भी क्लिक करे वो इस पेज पे आ जाए। ठीक है, इसको हम एंकर टैग कहते हैं, इसीलिए इसको ए बोला जाता है। लोग परेशान होते हैं इसको ए क्यों बोलते हैं, तो एंकर टैग है ए। उसके बाद आपने इसको एक रेफरेंस देना होता है, ये वो लिंक होता है कि मैं किस पेज पे जाऊँ। मैं कह देता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ www. इस तरह पूरा लिख देते हैं हम, http, या हम कर लेते हैं w3schools.com/html। ठीक है, ये मेरे ख्याल से उसका लिंक है, और हम यहाँ पे साथ लिख लेंगे इसके अंदर फॉर मोर HTML क्लिक हियर। ये मेरे पास लिंक बन गया। अब इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है, ये मेरे पास टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है। जैसे इमेज टैग था, सोर्स एट्रीब्यूट था, दूसरा एट्रीब्यूट आर्ट था, तीसरा एट्रीब्यूट विड्थ था, इसी तरह ये मेरे पास टैग है। और अब और से देखिए होगा क्या, ये लिंक इस टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, हमेशा रिफ्रेश करेंगे। सबसे नीचे आए, इसने लिखा है फॉर मोर HTML लिंक हेयर। इसके जब मैं लिंक करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये W3 स्कूल के HTML के पेज पे चला जाएगा, ये आगे। तो आपने इस A के स्टार्ट और इस A के एंड वाले के बीच में जो कुछ लिखा, ये आपके पास लिंक टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये आपकी एक्सरसाइज है। आपने कोई भी एनिमल लेना है, इधर एक पैराग्राफ आ जाए, ऊपर हेडिंग हो, नीचे एक और हेडिंग आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट में फर्दर एक लिस्ट हो, और फिर उसके बाद जैसे लिखा है बी श्योर टू फॉलो मी ऑन ट्विटर, आप अपना फेसबुक का लिंक दे दें। ठीक है, ताकि क्लिक करके वहाँ पे जाए। तो ये आपकी अभी की एक्सरसाइज है। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं।